नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे हिंदी साहित्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं हम उन सभी चीज़ों को देखते हैं और सभी एग्ज़ाम्स के लिए टीजीटी, पीजीटी, DSSS वर्ग 2, वर्ग 1 जितने भी हिंदी साहित्य से संबंधित एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं अगर आपने इन सभी में देख लिया, मतलब इन सभी क्लासेस को देख लिया, तो आपके इतने फैक्ट्स तैयार हो जाएंगे कि आपको हिंदी साहित्य को दूसरी जगह पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और आपको इसकी पीडीएफ भी जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड की जा रही है। आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, चीज़ों को बार बार रिवाइज कर सकते हैं। पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और अपने साथियों को भी लाइए। तो देखिए, आज हम उन महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे जिनसे प्रश्न जो हैं बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं और उन्हीं प्रश्नों को या उन्हीं तथ्यों को बार बार देखेंगे जो तथ्य बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए, हिंदी साहित्य को जून 2024 में ही जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की, वो जेआरएफ इसी बार हो जाए, इसलिए इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देखेंगे और चीज़ों को याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, बिना देर किए हम शुरू करते हैं और चीज़ों को देखना प्रारंभ करते हैं। देखिए, पत्र पत्रिकाओं से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कवि वचन सुधा जो रचना है, इसका प्रकाशन वर्ष 1808 ईस्वी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, 1808 नहीं होगा, 1868, क्योंकि भारतेंदु का जन्म ही 1850 में हुआ था और महज 18 वर्ष की उम्र के बाद ही 1868 में ही इन्होंने ये कवि वचन सुधा का प्रकाशन किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, साप्ताहिक पत्रिका थी और बनारस से इसका प्रकाशन किया जाता था। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में इसका प्रकाशन भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा ही किया गया और ये मासिक पत्रिका थी और बनारस से इसका प्रकाशन किया जाता था। सरस्वती की अगर हम बात करें तो 1900 ईस्वी में इसका संपादन कार्य जो है चिंतामणि घोष द्वारा स्टार्ट हुआ और 1903 में फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने करना प्रारंभ किया। मासिक पत्रिका थी और काशी से इसका प्रकाशन हुआ करता था। तो ये सारी पत्रिकाएं जो हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जा रही है टेलीग्राम पे, आप वहाँ से पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। तो ये सारी पत्रिकाएं जो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आप इन सभी पत्रिकाओं को याद कर लीजिए और कंटेंट को तैयार करते चलिए। उदंत मार्तंड पत्र के प्रकाशन दिन को आधार मानकर राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई मनाया जाता है। देखिए, 30 मई को ही, मतलब जो अभी 30 मई आया नहीं है, 3-4 दिन बाद 30 मई आ जाएगा, तो 30 मई को ही जो राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस है मनाया जाता है। ये भी एक फैक्ट है, पूछा जा सकता है किस दिन मनाया जाता है, तो 30 मई को मनाया जाता है। 1899 ईस्वी में नागरिक प्रचारणी सभा ने सरस्वती पत्रिका के संपादक मंडल का नाम घोषित किया और जगन्नाथ दास रत्नाकर, किशोरीलाल गोस्वामी, बाबू श्याम सुंदर दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, राधा कृष्ण दास सरस्वती पत्रिका का नामकरण चिंतामणि घोष ने किया। तो जो सरस्वती पत्रिका है इसका जो नामकरण है वह चिंतामणि घोष ने किया और यही इसके पहले संपादक भी रहे। 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी को बनाया गया। तो 1903 में जब महावीर प्रसाद द्विवेदी आए हिंदी साहित्य में, उन्होंने हिंदी साहित्य को सुधारने के लिए बहुत प्रयत्न किए और उन्होंने हिंदी साहित्य को एक नया आयाम, एक नया मतलब स्टेज प्रोवाइड किया, जिससे जो हिंदी साहित्य की जो खराबियां थी, जो उसमें रीतिकाल के तत्व थे, उन सभी को ख़त्म किया धीरे धीरे। और उसमें जो कविता का मर्म होना चाहिए, मतलब जो साहित्य होना चाहिए समाज के हित में, इन सभी चीज़ों को इन्होंने सम्मिलित किया। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के आने के बाद ही ये सब बदलाव हमें हिंदी साहित्य में देखने को मिलते हैं। अगर हम देखिए, काव्य शास्त्र से संबंधित ये तथ्य आया है मम्मट की बात करें तो 11वीं शती के ये महत्वपूर्ण रचनाकार हैं और काव्य शास्त्री हैं। मम्मट संस्कृत काव्य शास्त्र के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में जाने जाते हैं। तो संस्कृत शास्त्र के सर्वश्रेष्ठ विद्वान हैं। मैचिंग वाले प्रश्न इनसे बनाए जाते हैं। 11वीं शती के हैं, तो ये याद होना चाहिए। वे अपने शास्त्र ग्रंथ काव्य प्रकाश के कारण अधिक प्रसिद्ध हुए। तो मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश, तो 11वीं शती की रचना है, आप याद कर सकते हैं। वामन की बात करें तो वामन 9वीं शती के रचनाकार हैं, काव्य शास्त्री हैं। ये एक प्रसिद्ध अलंकार शास्त्री हैं। इनके द्वारा प्रतिपादित काव्य लक्षण को रीति सिद्धांत कहते हैं। विशिष्ट पद रचना रीति
विशेषो गुणात्मा, ये कभी कभी ये जो स्टेटमेंट है लाइन दे दी जाती है और पूछी जाती है किसकी है, तो वामन की ये लाइन है, आप याद कर सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। रुद्रट 9वीं शताब्दी के ही रचनाकार हैं, काव्यशास्त्री हैं। रुद्रट अलंकार संप्रदाय के प्रमुख आचार्य थे। इन्होंने अलंकार शास्त्र के सिद्धांतों की विस्तृत एवं वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचना की है। काव्य अलंकार नामक ग्रंथ के रचयिता संस्कृत साहित्य के एक प्रसिद्ध आचार्य जो रुद्रव और शतानंद भी कहलाते थे, तो इनको रुद्रव और शतानंद भी कहा जाता था और इस समय के ये प्रमुख रचनाकार माने जाते थे। देखिए हेमचंद्र की बात करें तो 1088 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, 1173 ईस्वी में इनका निधन हो गया और विशेष प्रकार के व्याकरणिक थे। और देखिए आचार्य हेमचंद्र कलिकाल सर्वज्ञ महान गुरु, समाज सुधारक, धर्माचार्य, गणितज्ञ एवं अद्भुत प्रतिभाशाली थे और व्याकरण में इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को ठीक किया। भारतीय चिंतन, साहित्य और साधना के क्षेत्र में उनका नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। साहित्य, दर्शन, योग, व्याकरण, काव्यशास्त्र, वाङ्मय के सभी अंगों पर नवीन साहित्य की सृष्टि तथा नए पंथ को आलोकित किया। तो ये सारी चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें हमें इनमें देखने को मिलती है। और देखिए हिंदी की राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली? 14 सितंबर को मिली 1949 में। यह विकल्प असंगत है, यह जो है असंगत विकल्प है, अतः विकल्प जो 2 है 14 सितंबर 1949 सही उत्तर है। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को मान्यता मिली है, तो आप इसको देख सकते हैं। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर सन 1949 को स्वीकार किया गया। इसके बाद संविधान में राजभाषा के संबंध में धारा 343 से 352 तक की व्यवस्था की गई। ये जितनी भी धाराएं हैं 343 से 352 तक, ये सारी धाराएं याद होनी चाहिए, इनसे प्रश्न जो है बनाए ही जाते हैं, एक प्रश्न पक्का आता ही है। तो आप इसको देख लीजिए, ये याद करने में आपको ज़्यादा दुविधा नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। अगर हम देखें इसकी स्मृति को ताज़ा रखने के लिए 14 सितंबर का दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। एक प्रश्न यहाँ से भी बनाया जा सकता है और बनाया गया भी है, तो आप देख सकते हैं। उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय लल्लू लाल को जाता है। तो उर्दू को यामिनी भाषा जो है लल्लू लाल ने कहा है, यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है, आप इसको याद कर सकते हैं। लल्लू लाल ने राजनीति 1802 ईस्वी तथा माधव विलास 1817 ईस्वी नामक ब्रज भाषा पद्य और गद्य मिश्रित ग्रंथ की रचना की। तो यह भी प्रश्न जो है बनाया जा सकता है। लल्लू लाल और सैदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रधानाध्यापक थे। लल्लू लाल का ब्रज भाषा व्याकरण ही इनकी मौलिक रचना है। और देखें तो सदासुख लाल की बात करें तो सदासुख लाल और इंशाअल्लाह खां दोनों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था। मुंशी सदासुख लाल नियाज की प्रमुख रचना अगर हम देखें तो सुख सागर इनकी प्रमुख रचना है। और देखिए राजा लक्ष्मण सिंह की बात करें तो 1826 में इनका जन्म हुआ, 1896 में इनका निधन हुआ। और शकुंतला 1862 की इनकी रचना है। रघुवंश 1878 ईस्वी की रचना है। मेघदूत 1882 ईस्वी की इनकी प्रमुख रचना है। रामचंद्र शुक्ल को अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इतिहासकार, साहित्यकार, आलोचक और मतलब कई विधाओं में पारंगत एक ऐसे रचनाकार है रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने कहानियाँ भी लिखी और बहुत सारी चीज़ें जो हैं हिंदी साहित्य को इन्होंने दी। हिंदी साहित्य की जो इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 की इनकी महत्वपूर्ण रचना है। अगर हम देखें प्रकृति विरुद्ध भाषा खटकती तो बहुत लोगों को होगी, पर असली हिंदी का नमूना लेकर उस समय राजा लक्ष्मण सिंह ही आगे बढ़े। तो ये जो स्टेटमेंट है रामचंद्र शुक्ल की स्टेटमेंट है राजा लक्ष्मण सिंह के बारे में और पूछी जाती है, तो रामचंद्र शुक्ल की आप ये स्टेटमेंट जो है देख सकते हैं। प्रकृति विरुद्ध भाषा खटकती तो बहुत लोगों को होगी, पर असली हिंदी का नमूना लेकर उस समय राजा लक्ष्मण सिंह ही आ गया है। तो राजा लक्ष्मण सिंह के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने यह स्टेटमेंट कही है, आप इसको याद कर सकते हैं।
रानी केतकी की कहानी, रचनाकार इंशा अल्लाह खान। देखिए रानी केतकी की कहानी जो है प्रथम कहानी के उसमें माना जाता है, इसको माना जाता है कि प्रथम कहानी ये भी है। तो देखिए खड़ी बोली में लिखी गई कहानी है उदयभान चरित। देखिए इसका दूसरा नाम है इसी रानी केतकी की कहानी कहीं, और उदयभान जो है इसके नायक हैं। विषय क्या है इसमें, ये हास्य प्रधान रचना है। इसे हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा कहा जाता है, जिससे श्रृंगारमय प्रेमाख्यान परंपरा का सूत्रपात होता है। देखिए इसको पहला पद्य मतलब गद्य, जैसे कि कहानी लिखने का जो फॉर्मेट होता है तरीका, उसी तरीके से जो पहला गद्य रचना मानी जाती है वह रानी केतकी की कहानी को माना जाता है, और रामचंद्र शुक्ल जो हैं इसी को समर्थन करते हैं। तो रानी केतकी की कहानी को प्रथम कहानी मानी जाती है। कई सारी रचनाएं जिनको प्रथम कहानी के उसमें रखा जाता है। वहीं देखिए प्रेम सागर की अगर हम बात करें तो प्रेम सागर की रचना लल्लू लाल ने की है, 1810 में की है। खड़ी बोली में यह रचना की गई है। अगर हम देखें तो यह चतुर्भुज मिश्र द्वारा ब्रजभाषा अनुवाद में रचित भागवत पुराण के 10वें स्कंद का खड़ी बोली में अनुवाद है। तो यह अनुवाद है भागवत का 10वें स्कंद का। तो यह पूछा जाता है किस चीज़ का अनुवाद है प्रेम सागर, तो भागवत में जो 10वां स्कंद है उसका अनुवाद है, और यह रचना जो है लल्लू लाल के द्वारा की गई है। प्रेमाश्रम प्रेम सागर, सॉरी प्रेमाश्रम नहीं, प्रेम सागर। इसकी रचना यजुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता की कथा को आधार बनाकर की गई है। और देखिए मुंशी सदासुख लाल नियाज, जन्म 1756 ईस्वी, 1828 में इनका देहांत हो गया। रचनाएं अगर हम इनकी देखें तो मुंतखबुत वारिफ आदि इनकी रचना है। इन्होंने कहा है रस्मो रिवाज भाषा का दुनिया से उठ गया। तो ये इनकी प्रमुख स्टेटमेंट है, रस्मो रिवाज भाषा का दुनिया से उठ गया। तो ये पूछी जा सकती है। लल्लू लाल की बात करें तो जन्म 1763 ईस्वी में, 1825 में इनका देहांत हो गया। रचनाएं इनकी है सिंहासन बत्तीसी। सिंहासन बत्तीसी इनकी रचना है 1801 ईस्वी की। बैताल पच्चीसी, विक्रम बैताल आपने देखी होगी, तो बैताल पच्चीसी रचना भी जो है इन्हीं की रचना है 1801 ईस्वी की। राजनीति 1802 ईस्वी की रचना है। शकुंतला नाटक 1810 ईस्वी की इन्हीं की रचना है। शुक्ल के अनुसार अगर हम माने तो लल्लू लाल की भाषा कृष्णोपासकों व्यासों की सी ब्रज रंजित खड़ी बोली है। मतलब ब्रज के अंदर की जो भाषा है उसी प्रकार की भाषा लल्लू लाल की हमें देखने को मिलती है शुक्ल जी के अनुसार। सदल मिश्र की बात करें तो सदल मिश्र का जो जन्म है 1867 में हुआ, 1848 में इनका देहांत हो गया। रचनाएं अगर हम इनकी देखें तो रामचरित्र 1806 ईस्वी की रचना है। हिंदी पर्शियन वोलरी 1809 ईस्वी की रचना है। इंशा अल्लाह खान, जन्म 1752 ईस्वी, 1827 में इनका देहांत हो गया। इन्होंने अपनी रचना उदयभान चरित के विषय में लिखा है, यह वह कहानी है जिसमें हिंदी छूट और किसी बोली को मेल है ना पुट। तो यह पूछी जा सकती है, आप इसको याद कर सकते हैं। पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड की जाएगी, आपको इसको रिवीजन करना पड़ेगा 2 से 4 बार। आप वीडियो को कम से कम फास्ट फॉरवर्ड में करके देखिए, कम से कम 2 से 4 बार। ये सारे तथ्य आपको खुद ही याद हो जाएंगे, सुनते सुनते चीज़ें याद हो जाएंगी। पढ़ने से ज़्यादा अगर आप किसी चीज़ को ध्यान से सुनते हैं तो ध्यान से सुनी हुई चीज़ ज़्यादा जल्दी याद होती है। तो आप ध्यान से सुनिए और प्रैक्टिस जो है प्रश्नों पे करते रहिए। देखिए ये जो पंक्ति है, बंदऊ गुरु पद पदुम परागा, पंक्ति में अलंकार कौन सा है पूछा जाता है तो अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें जो एक ही वर्ण है उसकी उत्पत्ति बार बार हो रही है। देखिए यहाँ पर प वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यह आवृत्ति वाक्य का सौंदर्य बढ़ा रही है, अतएव यह उदाहरण अनुप्रास अलंकार का है। और देखिए अनुप्रास अलंकार की अगर हम बात करें तो जिस किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाती है। जैसे उदाहरण देखें, मुदित महापति मंदिर आए, मतलब म तीनों ही शब्दों को म से स्टार्ट किया गया, तो यह अनुप्रास अलंकार की सबसे ज़्यादा प्रमुख विशेषता है।
यहाँ पर म वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। बंधव गुरुपद पुदम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। इस पंक्ति में अनुप्रास और रूपक दोनों अलंकार होंगे। प और स वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार। इसका अर्थ है गुरु के कमल रूपी चरण के पराग रूपी रज की वंदना करता हूँ, जो सुंदर सुगंधित और प्रेम रूपी रस से परिपूर्ण है। इस पंक्ति में चरण पर कमल का रज पर पराग का कमल के रस स्वाद सुगंध और रस पर प्रेम का आरोप किया गया है, इसलिए रूपक अलंकार है। अगर हम देखें ऑफिशियल आंसर में इसका उत्तर अनुप्रास अलंकार माना गया। जो इसका ऑफिशियल आंसर आया गया था नेट जेआरएफ की तरफ से, मतलब एनटी के द्वारा जो दिया गया था वह अनुप्रास अलंकार दिया गया था, क्योंकि ऑप्शन में वहाँ पे रूपक अनुप्रास और जो भी अलंकार थे उन 4 ऑप्शनों में सेट कर दिया गया था, लेकिन जो ऑफिशियल आंसर आया था वह आया था अनुप्रास अलंकार। कुछ अलंकारों के बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि काव्य शास्त्र से इन तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करें तो जब समानता होने के कारण अपमेय में उपमान के होने के कल्पना की जाए तो संभावना हो, तब वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यदि पंक्ति में मणु जनु जनहु जानो मनहु मानो निश्चय ईव ज्यों आदि आता है तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार की वो है। उदाहरण अगर हम देखें, सोहत सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के सुंदर श्याम शरीर में नीलमणि पर्वत की और शरीर पर शोभायमान पीताम्बर में प्रभात की धूप की मनोरम संभावना की गई है, तो ये इसकी उदाहरण है। विरोधाभास अलंकार की बात करें तो जहाँ वास्तविक विरोध न होकर केवल विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। उदाहरण देखें, जल उठो फिर सींचने को, तो क्या कोई जो जलेगा वो किसी चीज़ को सींच सकता है, यानी कि पानी दे सकता है? नहीं, तो यहाँ विरोधाभास है। यहाँ पर जल के उठने की बात कही गई है, जबकि जल की प्रवृत्ति बहने की है। रूपक अलंकार की अगर हम बात करें तो जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए, अर्थात जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया जाए तो रूपक अलंकार कहलाता है, तो ये जो है पूछा जाता है। अगर हम उदाहरण देखें, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यहाँ पर राम रतन को ही धन बता दिया गया है, तो ये जो है रूपक अलंकार की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उदाहरण है। आप इन सभी उदाहरणों को देख के समझ सकते हैं। देखिए, यूजीसी नेट जेआरएफ का जो एग्ज़ाम होता है बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं होता है, इजी भी नहीं होता है, लेकिन अगर हम सही तरीके से मेहनत करें तो ये जो है एग्ज़ाम हम क्वालिफाई कर सकते हैं, वो भी एक ही अटैम्प्ट में। देखिए, शेड्यूल बना लीजिए, 3 से 4 घंटे रेगुलर अभी टाइम दीजिए। आपके पास 20 या 25 दिन का टाइम बचा हुआ है, तो आप उसमें अगर ढंग से तैयारी कर लेंगे तो आप जो है इस एग्ज़ाम को बड़े ही आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। पेपर 1 पेपर 2 दोनों को 3-3 4-4 घंटे दीजिए, और जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज़ कीजिए, बार बार रिवाइज़ कीजिए। अब नया कंटेंट पढ़ने का समय नहीं है, नया कंटेंट कुछ भी मत पढ़िए, जो आपने पुराना पढ़ा है उसी को बार बार रिवाइज़ कर लीजिए, क्योंकि नया कंटेंट अगर आप अभी पढ़ेंगे तो चीज़ें जो हैं कॉम्प्लिकेटेड करेंगी वो आपके लिए। जो आपने पुराना पढ़ा है ना आप उसका रिवीजन कर पाएंगे, जो आप नया पढ़ेंगे ना उसका कर पाएंगे। तो जो आपने पुराना पढ़ा है वह भी आपको याद नहीं रह पाएगा, और जो नया पढ़ोगे वो भी याद नहीं रह पाएगा। तो नए कंटेंट को पढ़ने से अच्छा है आप चीज़ों को बार बार रिवाइज़ कीजिए। और जितनी भी मैं यूजीसी की रिवीजन वीडियोस लेके आया हूँ, आप उन सारी वीडियोस को देख लीजिए, 2 से 4 बार हर वीडियो को देख लीजिए। आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया ज़रूर देखने को मिलेगा। और मैंने बहुत नई चीज़ें, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर की है, पीडीएफ भी शेयर की है, ताकि आप वीडियो ना देख पाए तो कम से कम पीडीएफ से ही पढ़ ले। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए और अपने को मतलब उस स्तर पर लाइए जिससे आप अपने यूजीसी
नेट जेआरएफ का जो सपना है क्वालिफाई कर सके और एक दिन आप प्रोफेसर बन सके। तो चीज़ों को बार बार पढ़िए और हिंदी साहित्य को एक नया आयाम और हिंदी साहित्य में आप कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में नए कंटेंट के साथ, नए टॉपिक के साथ। और जब तक के लिए आप इन सभी चीज़ों को तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए, और जो भी चीज़ें आपको याद नहीं है उनको याद करने की कोशिश कीजिए, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट, इन्हीं 2 चीज़ों को कीजिए और आपका जो नेट जेआरएफ का सपना है वो बहुत ही जल्द पूरा हो जाएगा। मेरी तरफ से पूरी शुभकामनाएं हैं, और आप अगर तैयार करेंगे और पास होंगे तो ये बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए भी और आपके परिवार के लिए भी। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो उस टॉपिक पे मैं लाने की कोशिश करूँगा। देखिए, मेरी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको नया कंटेंट दिया जाए और वो कंटेंट दिया जाए जिससे प्रश्न जो है बनाए जाते हैं। मैं आपको मिक्स फॉर्म में भी कंटेंट लाता हूँ और वैसे भी लाता हूँ यूनिट वाइज भी। तो मुझे लगते हैं दोनों ही जो तरीके हैं बेस्ट हैं, इसलिए मैं आपको ये सारी कंटेंट देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए और नई चीज़ों को पढ़ते रहिए। धन्यवाद।